इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और आपके लिए लेकर आई हूं टाइम मशीन। ब्लैक एंड व्हाइट की अनोखी दुनिया में वापसी। और आज का साल है 1970। ये वो साल है जब राजीव गांधी ने बेटे राहुल गांधी की पहली बार रोने की आवाज को रिकॉर्ड किया था। इस साल ही दी गई थी एक जज को फांसी। भोला नाम के एक साइक्लोन ने इसी साल मचाई थी देश में तबाही। ये वही साल है जब फिल्म मेरा नाम जोकर की वजह से सदमे में चले गए थे एक्टर राज कपूर। और इसी साल इंदिरा गांधी ने जारी किया था वीर सावरकर के नाम का टिकट। तो चलिए टाइम मशीन में आपको लेकर चलते हैं साल 1970 में और आपको दिखाते हैं इस साल की 10 दिलचस्प कहानियां। देश में जब भी राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले महान व्यक्तियों की बात होती है तो इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार अटल बिहारी ने इंदिरा गांधी को चैलेंज दे दिया था? क्या आप अपने 5 मिनट में बाल ठीक कर सकती हैं? दरअसल किस्सा 26 फरवरी 1970 का है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक किंगसुक नाग की किताब के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सदन में खड़ी हुई थी और उन्होंने भारतीयता के मुद्दे पर उस वक्त जनसंघ पार्टी यानी बीजेपी को घेर लिया और तंज कसते हुए कहा कि मैं जनसंघ जैसी पार्टी से 5 मिनट में निपट सकती हूँ। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सदन में जनसंघ के नेता थे। पार्टी पर इंदिरा गांधी की इस टिप्पणी से उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। अटल जी अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि पीएम कहती हैं कि वो जनसंघ से 5 मिनट में निपट सकती हैं। क्या कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है? मैं कहता हूँ कि 5 मिनट में आप अपने बालों को ठीक नहीं कर सकती, फिर हमसे कैसे निपटेंगी? ये वो साल था जब भारत धीरे धीरे बदलाव के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ रहा था। इस साल यूं तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन गांधी परिवार में इस साल खुशियों ने दस्तक दी और इन खुशियों की वजह थे खुद राहुल गांधी। जी हां, साल 1970 में ही राहुल गांधी पैदा हुए। राहुल गांधी के आने से गांधी परिवार में जश्न हुआ था और इस जश्न से जुड़ा एक किस्सा बेहद दिलचस्प है। दरअसल 17 जून 1970 को सोनिया गांधी को दिल्ली के सफदरजंग स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सोनिया गांधी की देखभाल के लिए खास डॉक्टर्स की टीम रखी गई थी। खुद राजीव गांधी अस्पताल में मौजूद थे। इसी बीच जब राहुल का जन्म हुआ तो राजीव गांधी ने सबसे पहले वो काम किया जिसे देख सब हैरान रह गए थे। राहुल गांधी के जन्म के बाद राजीव गांधी तुरंत उनसे मिलने गए और राजीव गांधी ने अपना कैमरा निकाला और राहुल के रोने की आवाज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। डॉक्टर्स की टीम भी ये देखकर हैरान थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए पिता का ये प्यार देखकर भी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अगर हम आपसे कहें कि सजा सुनाने वाले को ही अगर सजा दी जाए तो क्या आप इस पर यकीन कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन साल 1970 में ठीक ऐसा ही हुआ था जब एक जज को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके उपेंद्र नाथ राजखोवा 1970 तक सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। इसी बीच खबर आई कि उनकी पत्नी और 3 बेटियां अचानक गायब हो गई हैं। इस बारे में जब भी उनसे पूछा जाता तो वो टाल जाते, लेकिन जब उनकी पत्नी के भाई ने जांच पड़ताल की और पुलिस ने जज उपेंद्र नाथ से सवाल जवाब करते हुए उन पर दबाव बनाया, तब उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और बताया, जिस सरकारी बंगले में मैं रहता था उसी बंगले में मैंने अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी थी और उनके शवों को वहीं गाड़ दिया था।
उपेंद्र नाथ राजखोवा के इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर पत्नी एवं बेटियों की हत्या का केस चलाया गया, जिसके बाद 14 फरवरी 1976 को जोरहाट जेल में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। लेकिन उपेंद्र नाथ ने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या क्यों की, ये राज आज भी राज है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसको लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई उन्हें विलन की नजर से देखता है तो वो किसी के लिए हीरो से कम नहीं रहे, और ये कोई और नहीं बल्कि दामोदर दास सावरकर यानी वीडी सावरकर थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में साल 1970 में वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसे जारी करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम सावरकर के खिलाफ नहीं हैं। वो जीवन भर जिस हिंदुत्ववादी विचार का समर्थन करते रहे, हम उसके खिलाफ हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट में अपने निजी खाते से 11,000 रुपए दान भी किए थे। कहते हैं प्रकृति जब रौद्र रूप में आती है तो विनाश निश्चित होता है, और कुछ ऐसा ही साल 1970 में हुआ जब साइक्लोन भोला ने हिंदुस्तान में तबाही ही तबाही मचाई। 11 नवंबर 1970 को द ग्रेट भोला साइक्लोन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था। हालांकि उस दौरान बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। द ग्रेट भोला के चलते पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी। इसके अलावा उस दौरान बांग्लादेश से लगे समुद्र में 35 फीट ऊंची लहरें उठी थीं, जिन्होंने बांग्लादेश के बड़े भूभाग को अपना निशाना बनाया था। कहा जाता है कि इस तूफान के चलते पूर्वी पाकिस्तान में 3 से 5 लाख लोगों की जान गई थी। इसे अब तक का सबसे भयानक तूफान माना जाता है। एक पूरा शहर इससे आई बाढ़ में बह गया था। भारत के पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने खूब तबाही मचाई थी। इसी साइक्लोन की वजह से 8 और 9 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप में खूब बारिश हुई, और इसकी वजह से कोलकाता से कुवैत जाने वाला 5,500 टन का जहाज MV महाजगमित्रा पानी में डूब गया था, जिसमें सभी सवार 50 लोगों की मौत हुई थी। CPM नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा था, और वो साल था 1970 का। पटना के CPM कार्यकर्ता PK शुक्ला ने खुद इस जानकारी को साझा किया था। दरअसल 31 मार्च 1970 को ज्योति बसु पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में CPM कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। उन कार्यकर्ताओं में एक अली इमाम भी थे, जो ज्योति बसु के बड़े प्रशंसक थे। अली इमाम जैसे ही ज्योति बसु से मिलने के लिए आगे बढ़े, तभी किसी ने ज्योति बसु पर गोली चला दी, लेकिन ये गोली ज्योति बसु को ना लगकर अली इमाम को लग गई, और मौके पर ही अली इमाम की मौत हो गई। इस घटना ने ज्योति बसु के होश उड़ा दिए थे। बास्केटबॉल का जादूगर और एशिया की स्कोरिंग मशीन जैसे नामों से जाने जाने वाले खुशीराम एक ऐसे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी पहचान उस वक्त बनाई जब युवा लोग खेलों में करियर बनाने से कतराते थे। बास्केटबॉल के इस जादूगर ने अपना सबसे बेहतर खेल साल 1970 में फिलीपींस में खेला था। तब अलग अलग टीमों के साथ खेलते हुए खुशीराम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा 296 स्कोर किए थे। भारतीय खिलाड़ी खुशीराम की प्रतिभा को देखकर फिलीपींस बास्केटबॉल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लॉरो मुमुर ने कहा, खुशीराम ने हमें सिखाया है कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। हमने पूरे एशिया में इस तरह की मानसिक और शारीरिक दृढ़ता वाला खिलाड़ी नहीं देखा। मैं यही कहूंगा कि भारत हमें खुशीराम दे दे और हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। खुशीराम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी घोषित किया गया।
20 जुलाई 1970 की वो रात जो कभी भी भुलाए नहीं भूली जा सकती। ये वो साल था जब ना जाने कितने मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1970 की रात पहाड़ों पर चमोली और जोशीमठ के बीच बादल फटने से हजारों टन मलबा अलकनंदा नदी में गिरने से जबरदस्त बाढ़ आई। ऐसा कहा जाता है कि इस बाढ़ में करीब 600 लोगों की मौत हुई। बाढ़ में इतना मलबा बहकर आया कि उससे 1894 में बनी गहना झील का अस्तित्व तक मिट गया था। चमोली जिले के कई सरकारी भवन तक इस बाढ़ में बह गए थे। इस बाढ़ के दौरान अलकनंदा का जलस्तर 538 मीटर था। देश को आधुनिकता से जोड़ने वाले और घर घर में कंप्यूटर पहुंचाने वाले राजीव गांधी ने साल 1970 में एक ऐसा काम किया था जिसके बाद से भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई थी। दरअसल राजीव गांधी चाहते थे कि भारत की जनता कंप्यूटर और विज्ञान से जुड़कर विकास की ओर बढ़े, लेकिन क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर विदेशों में ही बनते और वहां पर ही असेंबल होते थे, इसलिए भारत में हर घर में उसे पहुंचाना मुश्किल था। तभी राजीव गांधी ने अपने दोस्त सैम पित्रोदा की मदद से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की, जिसके तहत भारत में ही कंप्यूटर को असेंबल करना शुरू किया गया। इससे ये फायदा हुआ कि हम विदेशों से पूरा कंप्यूटर सेटअप ना लेकर केवल उनके पार्ट्स ही मंगवाते थे। इसके साथ ही राजीव गांधी ने कंप्यूटर उपकरणों पर लगने वाले आयात शुल्क को भी कम किया और अपने ही देश में उसे कम कीमत पर असेंबल भी करना शुरू किया। राजीव गांधी की इसी तकनीक की वजह से देश के हर सरकारी दफ्तर और संस्थानों में कंप्यूटर पहुंचा। टाइम मशीन में आज आपने सफर किया साल 1970 का, जब आजाद भारत 23 साल का हुआ था। कल टाइम मशीन में बात होगी साल 1971 की, वो साल जब भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ा है।